प्यारे मित्रों, आज की क्लास में आज के इस बहुविकल्पी प्रश्न के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, खास करके माइनर विषय वाले बच्चों के लिए, क्योंकि माइनर पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव ही होगा। आप सब लोग परिचित भी हो चुके हैं। अवध विश्वविद्यालय वालों के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद क्या है मित्रों? जैसे प्राचीन वेद चार होते हैं, आप सबको मालूम ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है। संगीत के रूप में कौन सा वेद है? सामवेद। ठीक। चलिए, महाकाव्य काल की समयावधि है मित्रों, महाकाव्य काल की समयावधि या कार्यकाल या समयावधि है 800 से 200 ईसा पूर्व। ठीक है। महाकाव्य कितने हैं मित्रों? महाकाव्य मात्र दो हैं। कौन कौन? रामायण और महाभारत। ठीक है। महाकाव्य दो हैं, उत्तर ग आपका सही होगा, रामायण और महाभारत। भाई रामायण जो है, रामायण की रचना महर्षि महर्षि वाल्मीकि ने की है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। और रामायण में राम और रावण के युद्धों का वर्णन मिलता है, जो त्रेता युग की बात है। और महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन मिलता है। कौरवों पांडवों तक ही सीमित ये युद्ध नहीं रहा, बल्कि विश्व युद्ध कहा जाए तो उस समय का असंभव नहीं है, अतिशयोक्ति भी नहीं है, विश्व युद्ध से कम भी नहीं था। ठीक है। जो कौरवों और पांडवों के बारे में वो द्वापर युग की बात है। ठीक। अगला है हर्षचरित के लेखक हैं मित्रों। हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे, दरबारी कवि कह सकते हैं। हर्षवर्धन की सेना का प्रमुख अंग थी मित्रों, हर्षवर्धन की सेना का प्रमुख अंग थी घुड़सवार सेना। ठीक है। रथ सेना, क्योंकि तब तक काफी परिवर्तन हो चुका था। रथ सेना, पैदल सेना और घुड़सवार सेना प्रमुख थी। हालांकि हर्षवर्धन के बाद हाथियों की सेना भी बहुत बड़ी थी, लेकिन रथ सेना का महत्व समाप्त हो चुका था। रथों का प्रयोग केवल वैसे राजाओं के आने जाने के लिए, और जो है जैसे आज के समय में रथों का प्रयोग शादी विवाह के माहौल में केवल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। चलिए, अगला है हर्षवर्धन की सेना में कितनी हाथियों के होने का वर्णन मिलता है? तो मित्रों, हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथियों के होने का वर्णन मिलता है। ठीक है। कौन, किसके लेख में? बाण भट्ट के। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक हैं मित्रों। अर्थशास्त्र के लेखक इसके पहले हम जिक्र कर चुके हैं। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ही एक ही व्यक्ति का नाम है, तो वो है सभी। ठीक है। एक ही व्यक्ति है, कौटिल्य भी वही है, चाणक्य भी वही है, विष्णुगुप्त भी यही है। अगला है कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो मित्रों, आचार्य कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो मित्रों, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। कौटिल्य किस विषय के आचार्य थे? मित्रों, हम लोग सैन्य विज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन इतना भी याद रखिएगा, कौटिल्य जो थे, आचार्य कौटिल्य, आचार्य चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त, ये राजनीति विज्ञान के आचार्य थे। ठीक है। इनकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, नाम इनका उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें उन्होंने एक राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का वर्णन उन्होंने किया है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो एक राज्य चलाने के लिए उपयुक्त हो और उसको उन्होंने छोड़ा हो अपने लेख में। ठीक है। रामायण की रचना की थी, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना की थी मित्रों महर्षि वाल्मीकि ने। बड़े धैर्य के साथ उत्तर देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ जब कहते हैं कभी कि रामायण कराना है, तो वास्तव में रामायण नहीं होता और रामचरितमानस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो रामायण के नाम पर आप लोग तुलसीदास जी का नाम लिख दीजिएगा। इसमें आपको धैर्य के साथ पढ़कर उत्तर देना है, क्योंकि जल्दी में आप तुलसीदास घसीटेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। जबकि अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है। जो हम लोगों के यहाँ जो पाठ होता है, कभी कभी ऐन मौके पर किसी शुभ कार्यों में, तो हम कहते हैं रामायण का पाठ कराना है, कोई रामचरितमानस बड़ी मुश्किल में नाम लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग रामचरितमानस का ही पाठ कराते हैं। तो रामचरितमानस के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है। महाभारत की रचना की थी, महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास जी ने। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है मित्रों। महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत, आपको पहले हम बता चुके हैं। इसमें बड़ा महाकाव्य जो है वो है महाभारत। ठीक है। चलिए, आचार्य कौटिल्य का प्रमुख शिष्य था मित्रों, आप सबको मालूम है, आचार्य कौटिल्य के प्रमुख शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य को साथ लेकर अपनी विद्या के दम पर, अपनी ताकत के दम पर चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, पढ़ाया लिखाया, अंत में इतना सक्षम बनाया और अपने दुश्मन जो है धनानंद को मगध की गद्दी से उतार फेंका, केवल इसी के दम पर। ठीक है।
अगला है प्राचीन भारत का युद्ध कार्यालय कितने भागों में बटा होता था। तो मित्रों युद्ध कार्यालय 6 भागों में बटा होता था। ठीक है, प्राचीन भारत के युद्ध कार्यालय के प्रत्येक विभाग में सदस्य होते थे। तो प्रत्येक विभाग में जो 6 भागों में बटा होता था, हर विभाग में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, प्राचीन भारत के सैन्य कार्यालय का प्रथम विभाग संबंधित था। तो मित्रों प्रथम विभाग जो संबंधित था वो नौसेना से था, यानी जल सेना से जिसे हम लोग कहते हैं। अब उस समय नौसेना जल सेनाएं तो होती नहीं थी, कोई सेनाओं का प्रयोग जल्दी लड़ाई के मैदान में होता नहीं था। यही होता था कि बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी जिनसे सेनाओं को एक नदी के इस पार से दूसरी पार ले जाया जाता था। ठीक है, तो उसी को हम नौसेना के नाम से जानते हैं उस समय के। आज के समय की नौसेनाएं दूसरी है, आजकल तो नौसैनिक युद्ध भी होते हैं, नौसेनाओं के क्या लड़ाकू जहाज भी होते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के सैन्य कार्यालय का द्वितीय भाग संबंधित था। तो मित्रों जो द्वितीय भाग संबंधित था वो यातायात एवं परिवहन से संबंधित था, जिनका पूरा दायित्व होता था कि सेनाओं को युद्ध के मैदान में पहुंचाने तक की सारी व्यवस्थाओं को करना था। ठीक है, क्योंकि सेनाएं अकेले नहीं जाती हैं, सेनाएं जाती हैं, उनके साथ उनके हथियार जाते हैं, उनके टेंट वगैरह जाते हैं, खाने पीने की चीजें भी जाती हैं, यानी युद्ध के मैदान की सारी व्यवस्था जो पहुंचाने तक की है वो यातायात एवं परिवहन विभाग का होता था। ठीक, अगला है प्राचीन भारत के सैन्य कार्यालय का तृतीय विभाग संबंधित था। तो मित्रों तृतीय विभाग जो संबंधित था वो था पैदल सेना से। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ जो विभाग होते थे ये उनके विभाग, जैसे पैदल सेना हो गया, नौसेना हो गया, घुड़सवार सेना हो गया, रथ सेना हो गया, इनका काम होता था उन सब की जरूरतों को पूर्ति करना, उनकी भर्ती, रख रखाव, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण सब पूरा उनकी विभाग की जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, चलिए अगला है प्राचीन भारत के सैन्य कार्यालय का चतुर्थ विभाग संबंधित था। तो मित्रों चतुर्थ विभाग संबंधित था घुड़सवार सेना से। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत के सैन्य कार्यालय का पंचम विभाग जो संबंधित था वो संबंधित था रथ सेना से। प्राचीन भारत के सैन्य कार्यालय का खफ्टम विभाग जो संबंधित था वो संबंधित था गज सेना से, यानी हाथियों की सेना से। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत के नौसेना का अध्यक्ष जो होता था वो क्या कहलाता था, नावाध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के पैदल सेना का जो अध्यक्ष होता था उसे कहते थे पात्याध्यक्ष। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत के गज सेना का जो अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था गजाध्यक्ष। फरीद एक मिनट, प्राचीन, हाँ ठीक है, गजाध्यक्ष। ठीक है, हाथियों की सेना का अध्यक्ष गजाध्यक्ष। इसी तरह रथ सेना का जो अध्यक्ष कहलाता था वो होता था रथाध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों। प्राचीन भारत के घुड़सवार सेना का अध्यक्ष कहलाता था, इसको अश्वाध्यक्ष भी कहते थे, महाअश्वपति भी कहते थे। ठीक है, तो ये उत्तर इसमें गा सही होगा क्योंकि दोनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमने दोनों का नाम लिख दिया है। मान लीजिए आपके पेपर में अश्वाध्यक्ष लिख दिया जाए, अगर हम आपको एक ही चीज पढ़ाए रहेंगे तो एक ही चीज पे आप फोकस रखेंगे। अब महाअश्वपति दिया जाएगा तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, इसलिए हमने दोनों दे दिया है कि दोनों नाम आप याद रखिएगा, दोनों में कोई भी आपके विकल्प में आ जाए वही सही है। ठीक है, अश्वाध्यक्ष भी कहा जाता था, महाअश्वपति भी कहा जाता था। ठीक है जी, आगे है प्राचीन भारत में युद्ध वित्त विभाग की स्थापना हुई थी। मित्रों युद्ध वित्त विभाग की स्थापना उस समय हुई थी जब सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से किया जाने लगा, तो वो था महाकाव्य काल में। ठीक है, जब सैनिकों को तनख्वाह, पहले सैनिकों को तनख्वाह वगैरह नहीं दी जाती थी, पेमेंट वगैरह नहीं दिया जाता था, केवल जरूरत पड़ती थी तो राजा तुरंत सैनिकों सभी अपने नागरिकों का आह्वान करता था। वही नागरिक खेती भी करते थे, वही नागरिक जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करते थे। लेकिन महाकाव्य काल से रजवाड़ी बिल्कुल इतना विकसित हो गई युद्ध कला कि यहाँ पर सेनाओं को भर्ती करने की प्रथा शुरुआत हो गई और सबको वेतन भी दिया जाने लगा था। घोड़ों के ऊपर, हाथियों के ऊपर, रथों के ऊपर रख रखाव का जो खर्च होता था वो सारा कुछ राजा वहन करता था और राजा ही प्रजा की सुरक्षा करता था और सुरक्षा के बदले में वो टैक्स लेता था, कर लेता था। ठीक है, तो प्राचीन भारत में युद्ध वित्त विभाग की स्थापना हुई थी महाकाव्य काल में। ठीक है, चलिए आयुधागार क्या होता है। आयुधागार, आयुध माने हथियार, गार माने संग्रहण करने का स्थान, तो यही कहते हैं हथियारों का संग्रहालय, जहां पर हथियारों को इकट्ठा करके रखा जाए वही होता है आयुधागार। ठीक है, चलिए प्राचीन भारत के प्रथम श्रेणी का राजदूत कहलाता था, क्या कहलाता था, निसृष्टार्थ। 3 प्रकार के राजदूत होते थे मित्रों, ऐसा आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, निसृष्टार्थ, परमितार्थ, शासनहार, तीनों।
ठीक है। लेकिन जो प्रथम श्रेणी का राजदूत होता था उसे कहते हैं निःश्रितार्थ। ठीक। परमितार्थ क्या है? परमितार्थ होते थे द्वितीय श्रेणी के राजदूत, ध्यान रखिएगा, सेकंड क्लास के राजदूत। अगला है तृतीय श्रेणी का राजदूत होता था। तो तृतीय श्रेणी का राजदूत जो होता था मित्रों वो होता था फाफनहार। फाफनहार भी लिखा मिलेगा, फाफनहार भी मिलेगा। इनका कार्य केवल होता था चिट्ठी को ले जाइए, लेटर लिख के जाइए, लेटर लेके आइए, यानी जरूरत की चीजें आप सूचनाओं को दीजिए लिख के जो है, यानी राजा जो है, जैसे आज के समय में पोस्टमैन होते हैं, चिट्ठी वगैरह लाते हैं, वही होते हैं तृतीय श्रेणी वाले। ठीक है। चलिए, प्राचीन भारत के स्थिर चर कहलाते थे। स्थिर चर, चर माने होता है मित्रों गुप्तचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चर का मतलब गुप्तचर यानी जासूस जिसे कहते हैं। तो जो प्राचीन भारत में जो स्थिर चर होते थे, जो एक ही स्थान पर रहकर जासूसी करते थे, उन्हें कहा जाता था संस्था। ठीक है। दूसरा है भ्रमणशील चर होते थे। भ्रमणशील मतलब जो अन्य स्थानों पे घूम फिर कर अपनी जासूसी कार्य करते थे, गुप्तचरी करते थे, उन्हें कहा जाता था संचार। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। कौटिल्य ने कितने प्रकार के रथों का वर्णन किया है? मित्रों, कौटिल्य ने 6 प्रकार के रथों का वर्णन किया है। इसमें 3 प्रकार के रथों का वर्णन केवल जो है शुभ कार्यों में जो सजे सजाए होते थे, और 3 प्रकार के रथों का वर्णन जो है इन्होंने युद्ध के मैदान में प्रयोग करने के लिए कहा है। ठीक है। अगला है प्राचीन भारत में युद्धों में प्रयोग होने वाले रथ थे। तो मित्रों, युद्धों में जो प्रयोग होने वाले वो तीनों रथ थे, आपके सामने हम देख रहे हैं, सांग्रामिक, पुरपुराभियानिक और वनैक। ये तीनों रथों के प्रकार हैं और इन सभी को जो है लड़ाई में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसका उत्तर आपका होगा घा। सभी युद्धों में जो प्रयोग होने वाले रथ होते थे वो होते थे सांग्रामिक, पुरपुराभियानिक और वनैक। ठीक है, ये सभी रथ होते थे। चलिए, बाकी उसके पहले देवरथ, पुष्परथ, ये सब जो है केवल शुभ मुहूर्त में राजाओं के आने जाने के लिए सजाए होते थे। बाकी ये सब मजबूत होते थे और लड़ाई के मैदान में प्रयोग किए जाते थे। अगला नंबर है युद्ध की रानी कहा जाता है। मित्रों, युद्ध की रानी कहा जाता है पैदल सेना को, ध्यान रखिएगा, पैदल सेना को युद्ध की रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए मित्रों, शुरुआत में प्राचीन काल में शुरुआत हुई तो पैदल सेना उस समय भी थी। महत्व तो उनका भले घटता रहा प्राचीन काल में, इधर जो है महाकाव्य काल में आ जाइए, बारूद की खोज आ जाए, वैदिक काल आ जाए, हर समय जो है पैदल सेना का महत्व कभी समाप्त हुआ ही नहीं। महत्व तो उनका कम होता रहा, ज्यादा होता रहा, लेकिन कभी इनका महत्व खत्म नहीं हो। बाकी शुरुआत में रथ सेना का महत्व बढ़ा, रथ खत्म हो गए, गज सेना का महत्व बढ़ा, वो खत्म हो गए, घुड़सवारों का महत्व बढ़ा, घुड़सवार खत्म हो गए, लेकिन पैदल सेना पहले भी थी, आज भी है। ठीक है, और ये सेना ऐसी होती है जो हर प्रकार की भूमि पर, हर प्रकार के मौसम में कार्य कर सकती है, इसलिए युद्ध की रानी कहा जाता है पैदल सेना को। ठीक है। चलिए, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है? तो मित्रों, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है, जो औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, 4 प्रकार के दुर्ग हैं जिसका कौटिल्य ने वर्णन किया है। ठीक है, तो ये उत्तर होगा आपका गा, 4 प्रकार के। जल से घिरे दुर्गों को कहा जाता है। तो जल से जो दुर्ग घिरे होते थे उन्हें कहा जाता था औदक दुर्ग। ठीक है, जो टापू जैसा आकार, चारों तरफ पानी भरा हो, तो समझ लीजिए औदक दुर्ग है जो। ठीक है, तो मित्रों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए इसको हम यहीं से समाप्त करते हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए मित्रों। एक एक शब्दों पे हमारे ध्यान दीजिएगा बच्चों, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। चलिए, धैर्य के साथ तैयारी करिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।